हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम डीएनए पॉलीमरेजेस के जनरल फीचर्स को देखेंगे। उसके बाद हम प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेजेस के टाइप्स को देखेंगे। फिर हम यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेजेस के टाइप्स को देखेंगे। उसके बाद प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेजेस के कंपैरिजन को देखेंगे। तो आइए इनके विषय में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। आइए हम प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज के जनरल फीचर्स को देखते हैं। इसको सर्वप्रथम प्यूरिफाई और कैरेक्टराइज किया गया आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा ई कोलाई बैक्टीरिया में। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है? डीएनए पॉलीमरेज ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के समय टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज करके नए डीएनए स्ट्रैंड के सिंथेसिस को कैटालाइज करता है। ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से डीएनए मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस को कैटालाइज करता है। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डीएनए के मॉलिक्यूलर प्रीकर्सर्स होते हैं। आइए हम डीएनए पॉलीमरेज के फंक्शंस को देखते हैं। इसका मेन फंक्शन है डीएनए का रेप्लिकेशन। सेल डिवीजन के दौरान डीएनए पॉलीमरेज डीएनए कंटेंट को डुप्लीकेट और रेप्लिकेट करते हैं ताकि हर डॉटर सेल को इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए मिल सके। तो इस तरह से यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मेंटेन और ट्रांसफर करता है। दूसरा है रिपेयर। यह जेनोम के इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, यानी कि इसके एक्चुअलिटी को बनाए रखता है। तो अब प्रश्न उठता है कि डीएनए पॉलीमरेज काम कैसे करता है। इसका मेन फंक्शन है डीएनए का रेप्लिकेशन। एग्जिस्टिंग डीएनए स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह रीड करके दो नए स्ट्रैंड्स क्रिएट करता है जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड्स की तरह होते हैं। इसके द्वारा जो केमिकल रिएक्शन कैटालाइज्ड होता है वो इस तरह से है। डीएनए स्मॉल एन, यहाँ एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो कि डीएनए मॉलिक्यूल में है। अगर उसमें एक और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है तो डीएनए मॉलिक्यूल में बेसिस की संख्या एक से इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हम इसे n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है। तो इस तरह का केमिकल रिएक्शन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा कैटालाइज्ड होता है। नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस या अगर हम डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें तो यह हमेशा 5' 3' होता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 3' एंड पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है और ये एक बार में एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। इस वजह से डॉटर स्ट्रैंड की डायरेक्शनलिटी होती है 5' to 3' जो कि टेम्पलेट के डायरेक्शन से ऑपोजिट होता है जो कि 3' to 5' है और इस टेम्पलेट के अलोंग ही डीएनए पॉलीमरेज मूव करता है। फलस्वरूप जो रिजल्टेंट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। इसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यह है पेरेंटल स्ट्रैंड, इसका 5' to 3' इस डायरेक्शन में है और इसका 5' to 3' इस डायरेक्शन में है, तो ये आपस में एंटी पैरेलल है। डीएनए रेप्लिकेशन के समय दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं और नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। तो अब जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं जिसे यूज करके डीएनए पॉलीमरेज 3 नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 हमेशा 3' एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है। तो इसकी वजह से जो नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है उसकी डायरेक्शनलिटी होती है 5' to 3' जो कि लीडिंग स्ट्रैंड के लिए इधर है और इस स्ट्रैंड के लिए इस डायरेक्शन में है। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और हर डीएनए मॉलिक्यूल में एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है और ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। साथ ही जो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बने वो एक दूसरे के एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 3' OH ग्रुप पे ही न्यूक्लियोटाइड्स को
ऐड कर सकता है, जिसकी वजह से यह नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस को इनिशिएट नहीं करता है। इसे नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए प्राइमर की आवश्यकता होती है, जो 3' ग्रुप प्रोवाइड करता है, जिसपे डीएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है। अब एक टर्म है प्रोसेसिविटी। तो डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड से एसोसिएट करके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज पर एसोसिएशन जो एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है, उसे डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी कहते हैं। रेप्लिकेशन एक हाईली एक्यूरेट प्रोसेस है। यहाँ 2 मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके द्वारा डीएनए पॉलीमरेज यह एंश्योर करता है कि डीएनए मॉलिक्यूल में किसी तरह का एरर न आए या एरर ना हो, जिसमें पहला है डीएनए पॉलीमरेज के एक्टिव साइट की ज्योमेट्री। इसके एक्टिव साइट की ज्योमेट्री इस तरह की होती है कि यह सिर्फ करेक्ट न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को ही फिट करता है, लेकिन फिर भी इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं 10⁴ to 10⁵ न्यूक्लियोटाइड्स के बाद, जो कि एक रेयर इवेंट है। दूसरा मैकेनिज्म है डीएनए पॉलीमरेज की 3'5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जिसे कि हम प्रूफ रीडिंग भी कहते हैं। आइए हम डीएनए पॉलीमरेज के 3'5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या प्रूफ रीडिंग को समझते हैं। जब डीएनए पॉलीमरेज डीएनए स्ट्रैंड में इनकरेक्ट बेस पेयर रिकॉग्नाइज करता है, तो यह एक बेस पेयर पीछे मूव करता है और जो इनकरेक्ट बेस होते हैं उसे रिमूव करता है, और यह रिमूवल फॉलोड होता है करेक्ट बेस पेयर के रीइंसर्शन से। अर्थात एक बार जब इनकरेक्ट बेस रिमूव हो जाता है तो करेक्ट बेस का रीइंसर्शन होता है, और इस तरह से ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड की इंटीग्रिटी प्रिजर्व होती है और डॉटर सेल्स को पास होती है। लेकिन इसके बावजूद भी डीएनए में एरर अकर हो सकते हैं या अराइज हो सकते हैं, और ये संभव है इन कारणों से। डीएनए के रेप्लिकेशन के समय इसमें किसी तरह का एरर आ जाता है, या फिर डीएनए के डैमेज होने से इसमें एरर आता है, और ये डैमेज हो सकता है डीएनए का किसी केमिकल से एक्सपोजर या कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या फिर अन्य तरह के रेडिएशन के एक्सपोजर से। तो डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए की एक्यूरेसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर डीएनए के बेसिस में किसी तरह का मिसमैच होता है तो इसके फलस्वरूप डिसफंक्शनल प्रोटीन बनते हैं, जो कि कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि एरर को डिटेक्ट किया जाए और इसे रिपेयर किया जाए। अब प्रश्न उठता है कि एरर डिटेक्ट कैसे होता है। तो इसमें डीएनए का शेप और बेसिस के बीच इंटरैक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं, या इसकी वजह से एरर डिटेक्ट किया जा सकता है। हम जानते हैं कि वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया डीएनए का, और उनके हिसाब से डीएनए के 2 स्ट्रैंड के बेसिस के बीच कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, यानी कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ पेयर करता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करता है। तो अगर इसमें किसी तरह का भी एरर होता है तो इसके शेप और बेसिस के इंटरैक्शंस के द्वारा हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही इसे करेक्ट किया जा सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? मान लिया कि डीएनए के बेसिस के बीच किसी तरह का मिसमैच है, तो इसकी वजह से इनके बेसिस के बीच लॉस ऑफ इंटरैक्शन होता है, यानी कि उनके बीच इंटरैक्शन नहीं होता है, और ये लॉस ऑफ इंटरैक्शन फिर ट्रिगर करता है पॉलीमरेज के बैलेंस में शिफ्ट को, यानी कि उनके बैलेंस में शिफ्ट होता है। अब डीएनए पॉलीमरेज डोमेन से एक्सोन्यूक्लियस डोमेन में शिफ्ट करता है, जो कि टेम्पलेट और प्राइमर से बाइंड करता है, और यह एक्सोन्यूक्लियस डोमेन 3'5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करके प्रूफ रीडिंग करता है, जिसके बारे में हमने पहले भी देखा है। तो अब ये शिफ्ट कैसे पॉसिबल है, या ये शिफ्ट जो है पॉलीमरेज का वो कैसे होता है? तो जब रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड डीएनए के स्ट्रैंड में इनकॉर्पोरेट होते हैं
तो डीएनए का पॉलीमराइजेशन प्रोसेस यानी कि नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो जाता है और इस डिले की वजह से डीएनए पॉलीमरेज को टाइम मिल जाता है स्विच करने के लिए पॉलीमरेज साइट से एक्सोन्यूक्लियस साइट तक, और यह एक्सोन्यूक्लियस डोमेन 3-5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा प्रूफ रीडिंग करता है। इसे हम इस फिगर से समझ सकते हैं। ये है टेम्पलेट या पेरेंटल स्ट्रैंड और ये है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड जिसकी सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। मान लिया कि इनकरेक्ट बेस ऐड हुआ, जैसे यहाँ साइटोसिन के साथ गुआनिन को पेयर करना था पर यहाँ पे एडेनिन ऐड हो गया, तो इसकी वजह से यह एक मिसमैच बेस पेयर हुआ और इनके बीच इंटरैक्शन का लॉस होगा और इस इंटरैक्शन लॉस से अब डीएनए की नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस जो है वो रिटार्ड हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप डिले होता है और डीएनए पॉलीमरेज डोमेन से एक्सोन्यूक्लियस डोमेन में शिफ्ट कर जाता है। अब यह एक्सोन्यूक्लियस डोमेन 3-5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा इस इनकरेक्ट बेस को रिमूव करता है। यह एक बेस बैकवर्ड जाके इसका एक्सिजन करता है और उसके बाद फिर करेक्ट बेस का एडिशन होता है। तो इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के द्वारा इनकरेक्ट बेस को रिमूव करके करेक्ट बेस को ऐड करता है और डीएनए रिपेयर होता है। कुछ अन्य मेथड के द्वारा भी डीएनए का रिपेयर होता है। डीएनए पॉलीमरेज पोस्ट रेप्लिकेशन रिपेयर ऑफ डीएनए में भी इन्वॉल्व होता है। मतलब ये डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद भी अगर इसमें किसी तरह का भी एरर होता है, किसी तरह का भी डैमेज होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज इसको रिपेयर करता है। अब डीएनए रिपेयर का एक और मेथड है ट्रांसलीशन सिंथेसिस। तो कभी कभी डीएनए में किसी तरह की क्षति हो जाती है या डैमेज हो जाता है, जिसे हम लीजन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप रेप्लिकेशन फोक रुक जाता है, यानी कि नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। उस केस में कुछ स्पेशलाइज्ड पॉलीमरेजेस जैसे पॉलीमरेज 4 और पॉलीमरेज 5 इस डैमेज को पास करके डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस को कंटिन्यू करते हैं। इस तरह की प्रोसेस को हम ट्रांसलीशन डीएनए सिंथेसिस कहते हैं और इन पॉलीमरेज को हम ट्रांसलीशन डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। तो इसके फलस्वरूप डीएनए के डैमेज को रिपेयर होने के लिए एडिशनल टाइम सेल को मिल जाता है और एक बार जब रिपेयर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो रेप्लिकेज एंजाइम फिर से रिटर्न करते हैं और जेनोम के डुप्लीकेशन को कंप्लीट करते हैं। इसे हम डिटेल में इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। मान लिया कि डीएनए में किसी तरह का लीजन या डैमेज एनकाउंटर हुआ रेप्लिकेशन के दौरान, तो इसकी वजह से रेप्लिकेशन फोक रुक जाता है, मतलब नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। डीएनए पॉलीमरेज 3 का फिर डिसोसिएशन होता है और इसे रिप्लेस करते हैं ट्रांसलीशन डीएनए पॉलीमरेज जैसे डीएनए पॉलीमरेज 4 और डीएनए पॉलीमरेज 5। ये ट्रांसलीशन डीएनए पॉलीमरेज फिर इस लीजन या डैमेज के अक्रॉस डीएनए के स्ट्रैंड की सिंथेसिस करते हैं, मतलब इस डैमेज को पास करके डीएनए के स्ट्रैंड के सिंथेसिस को कंटिन्यू करते हैं। इसके वजह से इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए सेल को एडिशनल टाइम मिल जाता है और एक बार जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो रेप्लिकेज डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है वो फिर से वापस आते हैं और जेनोम के डुप्लीकेशन को कंप्लीट करते हैं। अब हम प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले है डेफिनेशन। ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के समय टेम्पलेट पर नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस को कैटलाइज करते हैं। इन्हें डीएनए रेप्लिकेज भी कहा जाता है या फिर रेप्लिकेटिव एंजाइम। ये पेरेंटल स्ट्रैंड के अलोंग मूव करते हैं, यानी कि 3-5 डायरेक्शन में मूव करते हैं
और डॉटर स्ट्रैंड या नए स्ट्रैंड या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस करते हैं 5' to 3' डायरेक्शन में। प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स 5 तरह के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 ये पहले पॉलीमरेज हैं। इनको डिस्कवर किया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1958 में। इनमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। हर चेन में एक जिंक एटम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे मेटालो एंजाइम भी कहते हैं। यह प्रोकैरियोट्स में सबसे अबंडेंट होता है, जैसे इकोलाई में 95% से ज्यादा की एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज 1 की होती है। इनकी प्रोसेसिविटी रेट पुअर होती है, 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। अब है डीएनए पॉलीमरेज 1 की एक्टिविटीज। इनमें दोनों पॉलीमरेज और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। ये 5'3' पॉलीमरेज एक्टिविटी के द्वारा नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करते हैं और 3'5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं या ये निक ट्रांसलेशन करते हैं। 5'3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड के 5' से आरएनए प्राइमर को रिमूव करते हैं। इस तरह से ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की प्रोसेसिंग करते हैं और गैप फिल करते हैं। आइए हम इसे डायग्राम से समझते हैं। ये है पेरेंटल स्ट्रैंड और ये है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ये है लीडिंग स्ट्रैंड और ये है लैगिंग स्ट्रैंड। डीएनए पॉलीमरेज 1 5'3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा लीडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के 5' एंड से आरएनए प्राइमर को रिमूव करते हैं। इस तरह से ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बीच गैप हो जाता है। ये इस गैप को फिल करता है 5'3' पॉलीमरेज एक्टिविटी के द्वारा और इस तरह से ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट की प्रोसेसिंग करता है। अब है डीएनए पॉलीमरेज 1 का स्ट्रक्चर। ये ह्यूमन के राइट हैंड से रिजेंबल करता है। इसमें 3 रीजन्स या डोमेन होते हैं। पहला है पाम रीजन जो कि बीटा प्लीटेड शीट्स का बना होता है और ये कैटालाइटिक एक्टिव साइट होते हैं। डीएनए पाम रीजन से बाइंड करता है। पाम रीजन का प्राइमरी फंक्शन होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के एडिशन को प्रोसेस करना। दूसरा है फिंगर रीजन। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है टेम्पलेट बेस पर न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को बाइंड करना। तीसरा है थंब रीजन। ये रिसेंटली सिंथेसाइज्ड डीएनए से बाइंड करते हैं, साथ ही प्राइमर और एक्टिव साइट के करेक्ट पोजीशन को मेंटेन करते हैं और इस तरह से ये प्रोसेसिविटी, ट्रांसलोकेशन और पोजीशनिंग ऑफ डीएनए में पोटेंशियल रोल प्ले करते हैं। तो ये है डीएनए पॉलीमरेज 1 का स्ट्रक्चर। ये है थंब रीजन, ये है फिंगर रीजन और ये है पाम रीजन या पाम डोमेन। इस रीजन से डीएनए टेम्पलेट बाइंड करता है जिसे पिंक कलर से दिखाया गया है। ये है प्राइमर जो कि ग्रीन कलर का है। इसके 3' OH पे इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड आकर बाइंड करते हैं। अब दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज 2। इसे डिस्कवर किया था थॉमस कॉर्नबर्ग ने 1970 में। इसमें 7 सब यूनिट्स के सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं और ये डीएनए पॉलीमरेज 3 का बैकअप एंजाइम होता है। इसके एक्टिविटीज हैं, ये 5'3' पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करता है, यानी कि ये नए डीएनए स्ट्रैंड के सिंथेसिस के समय न्यूक्लियोटाइड बेसेस को ऐड करता है। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम से लेस एफिशिएंट होता है। ये 3'5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो करता है और इस तरह से मिसमैच बेसेस को रिमूव करता है या फिर निक ट्रांसलेशन करता है। तो एसओएस इंडक्शन यानी कि मिसमैच बेसेस या निक के समय सेल में इनका प्रेजेंस अचानक से बढ़ जाता है, मतलब 30 to 50 कॉपीज पर सेल से इनका नंबर बढ़ के 200 से 300 कॉपीज पर सेल हो जाता है। इनका स्ट्रक्चर क्वाइट अननोन है। अब थर्ड है डीएनए पॉलीमरेज 3। ये प्राइमरी होलो एंजाइम होते हैं, यानी कि ये कंप्लीटली फंक्शनल एंजाइम होते हैं जिसमें एंजाइम प्लस कोएंजाइम दोनों होते हैं। इनका मेन फंक्शन है ये डीएनए का रेप्लिकेशन करता है या फिर मेजर रेप्लिकेटिव पॉलीमरेज होता है दोनों,
लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के लिए। इनमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन और 10 सब यूनिट्स होते हैं। अब है एक्टिविटीज। ये 5-3- पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करते हैं, यानी कि ये नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियोटाइड बेसिस को ऐड करते हैं। दूसरा है 3-5- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये मिसमैच न्यूक्लियोटाइड बेसिस के डिलीशन या निक ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं। आइए हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इनमें 10 सब यूनिट्स होते हैं। अल्फा सब यूनिट ये डीएनए के सिंथेसिस को हेल्प करता है, यानी कि ये पॉलीमरेज एक्टिविटी के हब होते हैं। फिर है एप्सिलॉन सब यूनिट, ये 3-5- प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। थीटा सब यूनिट ये एसेसरी प्रोटीन की तरह काम करते हैं और साथ ही प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म में भी पार्टिसिपेट करते हैं। टाउ सब यूनिट ये कोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के डाइमराइजेशन को प्रमोट करते हैं। फिर है गामा सब यूनिट, फिर है डेल्टा सब यूनिट, ये एक्सोन्यूक्लियोलाइटिक प्रूफ रीडर होते हैं। फिर डेल्टा डैश सब यूनिट, जाई सब यूनिट और साई सब यूनिट। फिर है बीटा सब यूनिट, ये क्लैम्प प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं जो डीएनए मॉलिक्यूल को होल्ड करता है और प्रोसेसिविटी फैक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 के 3 पार्ट्स होते हैं, क्लैम्प लोडिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प और पॉलीमरेज 3 कोर। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है क्लैम्प लोडिंग कॉम्प्लेक्स। गामा, डेल्टा, डेल्टा डैश, जाई और साई ये सारे क्लैम्प लोडिंग कॉम्प्लेक्स की तरह कार्य करते हैं और बीटा क्लैम्प को डीएनए से बाइंड करने में हेल्प करते हैं। दूसरा है बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प, ये डुप्लीकेट या डाइमर की तरह प्रेजेंट होते हैं। बीटा सब यूनिट का डाइमर रिंग शेप स्ट्रक्चर बनाता है। ये दोनों लीडिंग और लैगिंग डीएनए स्ट्रैंड के प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है। फिर है पॉलीमरेज 3 कोर या कोर डोमेन। इसमें 2 कोर डोमेन्स होते हैं और ये अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा सब यूनिट से बने होते हैं। इन्हें डीएनए पॉलीमरेज 3 का कैटालाइटिक कोर भी कहते हैं। ये पॉलीमरेज एक्टिविटी कंटेन करते हैं और साथ ही 3-5- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी कंटेन करते हैं। तो ये है डीएनए पॉलीमरेज 3 का स्ट्रक्चर। ये है कोर डोमेन जो कि अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा सब यूनिट का बना होता है। बीटा क्लैम्प जो कि 2 बीटा सब यूनिट का डाइमर होता है और यह रिंग की तरह होता है। यह है क्लैम्प लोडिंग कॉम्प्लेक्स जो गामा, डेल्टा, डेल्टा डैश, साई और जाई सब यूनिट्स का बना होता है। साथ ही इसमें टाउ सब यूनिट भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कि हम डाइमराइजेशन कंपोनेंट भी कहते हैं। ये रेप्लिकेशन फोक पे 2 कोर पॉलीमरेज मॉलिक्यूल को एक साथ लिंक करते हैं ताकि लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों की सिंथेसिस एक साथ हो सके। फोर्थ है डीएनए पॉलीमरेज 4। ये डीएनए पॉलीमरेज के वाई फैमिली के पार्ट होते हैं। ये 3-5- एक्सोन्यूक्लियस या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, इसलिए इस तरह के डीएनए पॉलीमरेज एरर प्रोन होते हैं। तो ये DIN-B जीन के द्वारा एक्सप्रेस होते हैं और इस तरह के जीन स्विच ऑन होते हैं SOS इंडक्शन के द्वारा। जब रेप्लिकेशन फोक पे डीएनए पॉलीमरेज 3 स्टॉल्ड हो जाते हैं या रुक जाते हैं तो उस स्थिति में डीएनए पॉलीमरेज 4 का प्रोडक्शन 10-फोल्ड बढ़ जाता है। आइए इनके फंक्शंस को देखें। डीएनए पॉलीमरेज 4 SOS यानी कि लीजन्स के प्रेजेंस में डीएनए पॉलीमरेज 3 की प्रोसेसिविटी को इंटरफेयर करते हैं। एक चेक पॉइंट क्रिएट होता है जो कि रेप्लिकेशन को स्टॉप करता है और डीएनए लीजन्स के रिपेयर के लिए टाइम प्रोवाइड करता है। दूसरा फंक्शन है स्टॉल रेप्लिकेशन फोक पे ट्रांसलीशन सिंथेसिस। फिफ्थ है डीएनए पॉलीमरेज 5। ये डीएनए पॉलीमरेज के वाई फैमिली के पार्ट होते हैं। ये 3-5- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, इसलिए ये एरर प्रोन होते हैं। ये लीजन्स के ऊपर ट्रांसलीशन सिंथेसिस करते हैं क्योंकि लीजन्स की वजह से डीएनए का रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाता है। साथ ही ये ट्रांसलीशन सिंथेसिस करते हैं मिसकोडिंग लीजन्स का जो कि बेसिस को मॉडिफाई कर देते हैं और
इसकी वजह से रॉन्ग बेस पेयरिंग होती है, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज 5 हाईली म्यूटेजेनिक होते हैं। इसलिए इन्हें डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज किया जाता है। आइए हम यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेजेस के बारे में चर्चा करते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार यूकैरियोट्स में कम से कम 15 डिफरेंट तरह के डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, जिनमें से 5 ऐसे डीएनए पॉलीमरेज है जिनकी स्टडी विस्तृत तरीके से की गई है। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो पहला है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। ये बी पॉलीमरेज फैमिली के मेंबर होते हैं। ये यूनिक या अनयूजुअल एंजाइम होते हैं। आइए हम इनके एक्टिविटीज को देखते हैं। डीएनए पॉलीमरेज का लार्जेस्ट सब यूनिट 5-3- डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी शो करता है और स्मॉलर सब यूनिट 5-3- डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी शो करता है, यानी कि ये प्राइमेज होता है। तो यह एकमात्र ऐसा एंजाइम है जिसमें दोनों एक्टिविटीज होती हैं और इस तरह से ये केपेबल होता है नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस को इनिशिएट करने में, क्योंकि ये स्वयं प्राइमर बना सकता है और फिर स्ट्रैंड के सिंथेसिस को एक्सटेंड करता है। अन्य जितने भी डीएनए पॉलीमरेज हैं वे स्वयं प्राइमर नहीं बना सकते हैं, इसलिए नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस को इनिशिएट भी नहीं करते हैं। लेकिन इनमें कुछ कमियां भी हैं। इनमें इंट्रिंसिक 3-5- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए जो डीएनए ये सिंथेसाइज करते हैं वो इनएक्यूरेट होता है। ये 5-3- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो नहीं करते हैं और इस तरह से ये प्राइमर को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। इनकी प्रोसेसिविटी भी लो होती है। तो इन सब कमियों की वजह से ये मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम नहीं होता है। इनका प्राइमरी फंक्शन है ये अप्रॉक्सीमेटली 10 बेसिस का आरएनए या डीएनए प्राइमर बनाता है डीएनए रेप्लिकेशन में, और उसके बाद डीएनए के स्ट्रैंड को 20 से 30 बेसिस तक एक्सटेंड करता है या डीएनए के स्ट्रैंड की 20 to 30 बेसिस तक सिंथेसिस करता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अल्फा मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम से रिप्लेस हो जाता है। ये मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा या डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, जो कि नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस को कंटिन्यू करते हैं या नए स्ट्रैंड को एक्सटेंड करते हैं। तो यह प्रोसेस जिसके द्वारा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम से रिप्लेस होता है उसे हम पॉलीमरेज स्विचिंग कहते हैं। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ये मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होते हैं या फिर रेप्लिकेशन में ये मेन एंजाइम होते हैं। पीसीएनए प्रोलाइफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन के प्रेजेंस की वजह से ये हाईली प्रोसेसिव होते हैं, अर्थात ये एक एसोसिएशन में कई न्यूक्लियोटाइड बेसेस ऐड करते हैं। पीसीएनए प्रोकैरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेज 3 के स्लाइडिंग क्लैम्प बीटा के इक्विवेलेंट होते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज वीडियो में डिस्कस किया है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर हम एक्टिविटीज की बात करें तो ये 5-3- पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करता है और साथ ही इंट्रिंसिक 3-5- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यानी कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी शो करता है। तो जहां तक फंक्शंस की बात है, पेरेंटल स्ट्रैंड या टेम्पलेट को यूज करके ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है, साथ ही यह प्राइमर को डिस्प्लेस करता है। इसके अलावा कुछ तरह के रिपेयर सिंथेसिस में भी ये इन्वॉल्व रहता है। तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। यह बी पॉलीमरेज फैमिली का मेंबर है। यह भी डीएनए रेप्लिकेशन का मेन पॉलीमरेज एंजाइम है। इसमें भी पीसीएनए के प्रेजेंस की वजह से यह हाईली प्रोसेसिव एंजाइम होता है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा की तरह यह 5-3- पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करता है और 3-5- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। अगर फंक्शंस की बात करें तो पॉलीमरेज डेल्टा के साथ साथ पॉलीमरेज एप्सिलॉन भी प्राइमर एलोंगेशन या नए स्ट्रैंड के एक्सटेंशन या डीएनए स्ट्रैंड के एक्सटेंशन में इन्वॉल्व होता है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा
प्राइमर सिंथेसाइज करता है। उसके बाद ये रिप्लेस हो जाता है मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन के द्वारा। ये दोनों एंजाइम दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस करते हैं, यानी कि अगर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है तो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन दूसरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। ये डीएनए के एरर को रिपेयर करने में भी पार्टिसिपेट करता है। फोर्थ है पॉलीमरेज बीटा। ये एक्स पॉलीमरेज फैमिली के मेंबर होते हैं। ये मेनली वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट्स और फंजाई में भी कुछ पॉलीमरेज बीटा प्रेजेंट होते हैं। इनका प्राइमरी फंक्शन है डीएनए का रिपेयर। ये बेस एक्ससिजन रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट होते हैं। ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं जो कि 40 to 48 किलो डाल्टन के प्रोटीन होते हैं। अगर एक्टिविटीज की बात की जाए तो ये हाईली एक्टिव नहीं होते हैं, इनकी प्रोसेसिविटी भी लो होती है और साथ ही इंट्रिंसिक एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो नहीं करते हैं। इस तरह से ये मेनली डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं। फिफ्थ है डीएनए पॉलीमरेज गामा। ये फैमिली ए पॉलीमरेजेस के मेंबर होते हैं। ये एकमात्र माइटोकॉन्ड्रियल पॉलीमरेज होते हैं, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए या क्रोमोसोम होता है। अगर हम फंक्शन या एक्टिविटीज की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रेप्लिकेशन और रिपेयर दोनों करते हैं, चूंकि ये एकमात्र डीएनए पॉलीमरेज माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। ये 3-5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करते हैं। अब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेजेस के कंपैरिजंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेजेस के प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं। यहाँ हम डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम होता है, यानी कि इसमें एंजाइम और कोएंजाइम दोनों होता है और ये फुली फंक्शनल होता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 होलो एंजाइम नहीं होते हैं। फंक्शन की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज 1 का फंक्शन है रिपेयर और रेप्लिकेशन। यह प्राइमर को रिमूव और रिप्लेस करता है और इस तरह से ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बीच गैप को फिल करता है। डीएनए पॉलीमरेज 2 भी रिपेयर का फंक्शन परफॉर्म करता है और साथ ही डैमेज की वजह से अगर डीएनए का सिंथेसिस रुक जाता है तो ये रेप्लिकेशन को रीस्टार्ट करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है। ये डीएनए के स्ट्रैंड को इलोंगेट करता है या डीएनए के स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। प्रोसेसिविटी, डीएनए पॉलीमरेज 1 की प्रोसेसिविटी पुअर होती है। डीएनए पॉलीमरेज 2 की भी प्रोसेसिविटी पुअर होती है, इसकी एफिशिएंसी लीस्ट होती है। डीएनए पॉलीमरेज 3 की प्रोसेसिविटी हाई होती है, इसीलिए यह मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है। अगर हम सब यूनिट्स की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज 1 में 1 सब यूनिट होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 2 में 7 सब यूनिट्स होते हैं और डीएनए पॉलीमरेज 3 में 10 सब यूनिट्स होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 ये तीनों 5-3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी शो करते हैं। 3-5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यानी कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 तीनों शो करते हैं। अगर हम 5-3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की बात करें तो ये डीएनए पॉलीमरेज 1 में होता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 2 और 3 में नहीं होता है, इसलिए यह प्राइमर को रिमूव और रिप्लेस करता है। न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट प्रीकर्सर्स के लिए अगर एफिनिटी की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज की लो होती है, डीएनए पॉलीमरेज 2 की भी लो होती है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 की एफिनिटी हाई होती है। नंबर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल्स पर सेल, डीएनए पॉलीमरेज 1 400 मॉलिक्यूल्स पर सेल होता है, डीएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में पता नहीं है और डीएनए पॉलीमरेज 3 10 to 20 मॉलिक्यूल्स पर सेल होता है। न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स जो कि पर मिनट ऐड होता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा 1000 मॉलिक्यूल्स पर मिनट ऐड होता है, डीएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा अप टू 50 मॉलिक्यूल्स पर मिनट और डीएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा 15,000 मॉलिक्यूल्स पर मिनट। अगर हम लोकेशन की बात करें
तो तीनों डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 ये साइटोप्लाज्म में लोकेटेड होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। आइए अब हम यूकैरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेज के प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं। अराउंड 15 डीएनए पॉलीमरेजेस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें से 5 डीएनए पॉलीमरेजेस अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन, बीटा और गामा के बारे में ही डिटेल में स्टडी की गई है, इसलिए हम इनके प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे। अगर हम इनके लोकेशन की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन और बीटा ये सेल के न्यूक्लियस में लोकेटेड होते हैं, और डीएनए पॉलीमरेज गामा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, क्योंकि यह माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। 3-5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज अल्फा में नहीं होती है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन में होता है, डीएनए पॉलीमरेज बीटा में भी नहीं होता है, और डीएनए पॉलीमरेज गामा में 3-5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। प्राइमेज यानी कि प्राइमर के सिंथेसिस की एबिलिटी, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा में प्राइमेज एक्टिविटी होती है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, एप्सिलॉन, बीटा और गामा ये चारों प्राइमेज एक्टिविटी शो नहीं करते, यानी कि ये प्राइमर की सिंथेसिस नहीं करते हैं। अगर हम प्रोसेसिविटी की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की प्रोसेसिविटी लो होती है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन की प्रोसेसिविटी हाई होती है, इसलिए ये मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है। पॉलीमरेज बीटा की भी प्रोसेसिविटी लो होती है, और डीएनए पॉलीमरेज गामा की प्रोसेसिविटी हाई होती है, क्योंकि यह एकमात्र डीएनए पॉलीमरेज है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। फिर है फिडिलिटी, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डेल्टा और एप्सिलॉन की फिडिलिटी हाई होती है, पॉलीमरेज बीटा की फिडिलिटी लो होती है, और फिर डीएनए पॉलीमरेज गामा जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज है उसकी भी फिडिलिटी हाई होती है। फिर है डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि रेप्लिकेटिव एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन ये रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनमें से डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज बीटा ये डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और डीएनए पॉलीमरेज गामा ये एकमात्र ऐसा एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया में जो कि इसके डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। अगर हम रिपेयर की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा डीएनए के रिपेयर में इन्वॉल्व नहीं होता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा कुछ रिपेयर की एक्टिविटी शो करता है, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, बीटा और गामा ये तीनों रिपेयर की एक्टिविटी शो करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज गामा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रिपेयर करता है। पीसीएनए प्रोलाइफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन जो इनकी प्रोसेसिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके साथ एसोसिएशन, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा पीसीएनए के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन पीसीएनए से एसोसिएटेड होते हैं, इसीलिए ये मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है और इनकी प्रोसेसिविटी हाई होती है। डीएनए पॉलीमरेज बीटा और डीएनए पॉलीमरेज गामा ये दोनों पीसीएनए से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। आइए हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेजेस के बीच कंपैरिजन को देखते हैं। प्रोकैरियोट्स में 5 टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4, 5। यूकैरियोट्स में 15 डिफरेंट टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेजेस प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 5 के बारे में मेनली पढ़ा गया है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन और गामा। अब हम पॉलीमरेजेस के फंक्शंस को देखते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 1 डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस, प्रूफ रीडिंग, रिपेयर और आरएनए प्राइमर के रिमूवल में इन्वॉल्व होता है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा पॉलीमराइजिंग और प्राइमेज ये एक्टिविटी शो करता है, मतलब डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस और आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस। डीएनए पॉलीमरेज 2 डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व होता है, डीएनए पॉलीमरेज बीटा भी डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व होता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होते हैं और यूकैरियोट्स में
डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होते हैं। अगर एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के द्वारा होती है तो दूसरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन के द्वारा होती है। डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 अनयूजुअल कंडीशंस के समय डीएनए की रिपेयर करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज गामा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रेप्लिकेशन और रिपेयर करते हैं। प्रोकैरियोट्स में सभी डीएनए पॉलीमरेजेस एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो करते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में सारे डीएनए पॉलीमरेजेस एक्सोन्यूक्लियस नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस सेल के साइटोप्लाज्म में लोकेटेड रहते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस सेल के न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज गामा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के समय आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस आरएनए प्राइमेज एंजाइम के द्वारा होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के द्वारा होता है, इसलिए यह सेल्फ प्राइम्ड होता है। प्रोकैरियोट्स में दोनों स्ट्रैंड यानी कि लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम के द्वारा होता है। इसके 2 कोर पॉलीमरेजेस 2 स्ट्रैंड की सिंथेसिस करते हैं। यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन ऑपोजिट स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस करते हैं। प्रोकैरियोट्स में पॉलीमरेज स्विचिंग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस आरएनए प्राइमेज एंजाइम के द्वारा होता है। यूकैरियोट्स में पॉलीमरेज स्विचिंग होती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमर और स्मॉल स्ट्रेच डीएनए का सिंथेसाइज करता है। उसके बाद फिर ये रिप्लेस हो जाता है मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा या एप्सिलॉन के द्वारा, जिसे हम पॉलीमरेज स्विचिंग कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 की प्रोसेसिविटी होती है बीटा स्लाइडिंग क्लैंप के कारण। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन पीसीएनए प्रोलाइफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन से एसोसिएटेड होते हैं, जो कि इनकी प्रोसेसिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।